चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं। आज है मॉक इंटरव्यू सेशन आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर अर्थात राजभाषा अधिकारी के बारे में। इसमें हम आज जिन चीज़ों पे चर्चा करने जा रहे हैं उसमें विशेष विशेष बातें रहेंगी। सबसे पहले हम शुरू करेंगे नेहा जी से। हमने बोला है, निवेदन किया है कि इंटरव्यू में सबसे पहला होता है कि हम कमरे में जब प्रवेश करते हैं, ठीक है, वो तीन चीज़ों से इसमें देखा जाता है। मैं रिवर्स से शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है। पर्सनालिटी टेस्ट के बाद, पर्सनालिटी मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज। तो हम लोग नेहा जी से निवेदन करेंगे कि नेहा जी, आपको मैं नॉक करूँगा, आवाज़ दूंगा और आप वीडियो ऑन करके फिर कमरे में प्रवेश करके दिखाएंगी कैसे आप बैठ रही हैं, ठीक है। चलिए वीडियो ऑन करिए नेहा जी। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। नेहा वीडियो ऑन करिए, बाकी लोग अपना वीडियो और ऑडियो ऑफ रखेंगे। चलिए ठीक है, वेरी गुड। आप नॉक करेंगी पहले दरवाजे को। मैं कम इन सर। हाँ, प्लीज कम इन। एक चीज ध्यान सर रखेंगे। जैसे हाँ, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब तक आपसे कहा न जाए आप चेयर के पास खड़े रहेंगे आके, ठीक है। सर पैनल में जो लोग होंगे, 3 या 4 लोग रहते हैं। आप जैसे आके खड़े हो गई, खड़े होने के बाद सबको जैसे मे आई कम इन सर आप बोलने के बाद आप सबको ग्रीट करेंगी, ठीक है। जी सर, गुड इवनिंग सर या फिर गुड नमस्ते। इवनिंग या नमस्कार, शुभ संध्या, शुभ प्रभात नहीं बोलना है, ठीक है। जी सर। जय हिंद भी बोल सकते हैं, चलेगा, ठीक है। चलिए नेहा जी, अब आप बैठ जाइए। थैंक यू सर। वेरी गुड। आपके हाथ में फाइल होगी जब आप कमरे में प्रवेश कर रही हैं, तो सर डेफिनेटली आप अपना फाइल कैरी करेंगी। तो आप जब जैसे दूर नहीं बैठना है, खैर अभी वीडियो लोकेशन के कारण ऐसा हो रहा होगा, हाँ सर। ठीक है। जी सर। और आगे झुकना नहीं है, ये बॉडी लैंग्वेज बताता है कि आदमी डरा हुआ है। स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्लास में कैसे बैठती हैं, कभी आगे झुक के बैठती हैं? हाँ, वेरी गुड। फाइल आपको टेबल पे रख देना है और आपके बॉडी मूवमेंट, फिंगर्स क्रंचिंग नहीं होना चाहिए, हाथ ऐसे मोड़ते हुए इस तरह का नहीं होगा। क्लियर है। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा फॉर्मल, आपका वो डर निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं पूछता हूँ, सो व्हाट्स योर नेम। माई सेल्फ नेहा शर्मा। माई सेल्फ मत बोलिएगा, जब नेम पूछा जाता है टेल सर माई नेम इज नेहा शर्मा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि अगर अंग्रेजी में शुरू करते हैं लोग तो आप अंग्रेजी में, और अगर हिंदी में पूछते हैं तो हिंदी में जवाब देना है, जी सर। ठीक है। नेहा जी, आप अपना क्वालिफिकेशन बताइए। सर मैंने हिंदी में सर बोले कि इंग्लिश में? आपसे पूछा किस भाषा में जा रहा है? नहीं सर, स्नातक यूज करें कि नहीं नहीं, वो स्नातकोत्तर वो या फिर चलेगा, बीए? वो चलेगा, एमए बीए चलेगा, ठीक है। चलिए। जी सर, मैंने बीए हिंदी ऑनर्स में किया है और मास्टर्स भी हिंदी से ही किया आगे है। झुक रही हैं, चेक योर बॉडी लैंग्वेज, हाँ आराम से, ठीक है। नेहा, टेल 5 गुड थिंग्स अबाउट योर सेल्फ। आई एम वेरी काइंड and I like to learn new things, and I always stay positive about myself, and I always keen to learn something new, and I नेहा जी, like to make friends. नेहा जी, आप एमए किस सब्जेक्ट में आपने किया है? हिंदी में किया है सर। हिंदी में। आप किसी साहित्यकार के बारे में पढ़ी हैं? अभी तक तो तैयार नहीं किया है सर, पर लिखा हुआ है। अरे साहित्यकार के बारे में पढ़ी हैं, अभी तक पढ़ी नहीं है? हाँ हाँ डोंट से हाँ मैंने सर, तैयार पर नहीं है किया पर है। है। किसके बारे में पढ़ी हैं? जी सर। किसके बारे में सर पढ़ी हैं? प्रेमचंद के बारे में, हाँ, प्रेमचंद के बारे में, हरिशंकर परसाई जी के बारे में, फर्नीश्वर नाथ रेणु के बारे में। एक कहानी थी चंद्रकांता, शायद मूवी बनी थी, पता है किसने लिखी है? अभी याद नहीं है, बहुत दिन हो गए साहित्य से। चलिए, वेरी गुड। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कई ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको नहीं पता होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड से सर मुझे नहीं पता है, या मैंने पढ़ा है भूल गई हूं, ठीक है, ये बताना है। इसके बाद आपको बैंकिंग रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, ठीक है।
अब आप वीडियो ऑफ कर सकती हैं। अब मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन एक दे दूं किस तरह का होगा, ठीक है। वीडियो ऑफ कर लीजिए ऑफ आप। करते? हाँ, आप असहज महसूस कर रही होंगी, ऑफ कर लीजिए, ठीक जी है। सर। मैं अभी प्रेजेंट करूंगा, आप लोग देखते रहिए और अकॉर्डिंगली फिर आप लोग, मैं एक पावर पॉइंट स्लाइड प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। देख पा रहे हैं आप लोग? नेहा, नहीं जी सर, सर, नहीं दिख रही है। अभी दिख सर रही तो है। नहीं सर। अभी तक नहीं। जी सर, दिख रहा है सर। दिख वो रही है सर। जो लोग देख पा रहे हैं, कैसे वो थोड़ा सा उनको सहयोग करें, कैसे देख पा रहे हैं। दूसरा चैनल सर पिन का कर नहीं, लीजिए, एक हाँ भाषा दूसरा चैनल को। चैनल। नेहा दिख रहा है? नहीं सर, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। थोड़ा सा हाँ सर, एडजस्ट दिखने करिए, लगा। थोड़ा सा एडजस्ट करिए प्लीज। हाँ, देखिए इसमें, देखिए टोटल जो मार्क्स है, मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, आप देखिए थोड़ा सा ध्यान से। नहीं देख पा रहे हैं तो सुनते जाइए। टोटल इसमें 100 नंबर का इंटरव्यू आपका होता है, ठीक है। 100 नंबर में से आपको 40%, अर्थात इंटरव्यू में 40 नंबर से अगर कम लाते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। SC ST OBC और PWD कैंडिडेट जो हैं उन्हें 35%, अर्थात 100 में से 35 लाना होता है। 100 में 35 अगर आप लाते हैं तो आप कर पाएंगे। वेटेज रेशियो 80/20 का रहता है, अर्थात 100 नंबर का अगर टोटल माना जाए तो रिटेन का 80 और इसका 20 होता है। 80-20 के रेशियो में आपका मार्किंग करते हैं और उसी के अनुसार आपकी मेरिट तैयार की जाती है। कंबाइंड जो फाइनल स्कोर है ये आपके इंटरव्यू के बाद बताया जाता है, और इसमें इंटरव्यू के जनरली वो लोग इंटरव्यू का आपका स्कोर नहीं बताते हैं। एक चीज में ध्यान रखना है, जब आप लोग जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो कुछ कागजात आपको लेके जाना पड़ेगा। चूंकि एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। आपको अपना इंटरव्यू का कॉल लेटर लेके जाना है साथ में, ठीक है। जो कॉल लेटर आया हुआ है उसकी कॉपी ले जानी है। समवन इज ट्राइंग टू ज्वाइन, चलिए कोई बात नहीं। इंटरव्यू का कॉल लेटर आपको लेके जाना है, ठीक है। इंटरव्यू के कॉल लेटर के बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन आपने किया था शुरू में, उसकी एक कॉपी लेके जानी है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होता है, वो लेके जाना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उसमें आपको लेके जाना है आपका आधार ले लीजिए जिसमें फुल डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, ईयर ना लिखा हो, ध्यान रखिएगा। आप पैन कार्ड वगैरह ले जा सकते हैं, आई कार्ड रखिए, वोटर कार्ड रखिए, इस तरह की चीज़ें रखिए। उसके बाद जितने भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनके सर्टिफिकेट ले जाइए। आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी साथ में लेकर के जाएंगे। यदि आप एक सर्विसमैन हैं तो डिस्चार्ज बुक लेके जाएंगे, और यदि आप किसी बैंक में काम कर रहे हैं या किसी संस्थान में काम कर रहे हैं तो वहाँ से NOC लेकर के जाएंगे। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में अभी भी काम कर रहे हैं, NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना है अपने एम्प्लॉयर से। उसके बाद एज रिलैक्सेशन के लिए जो लोग एलिजिबल हैं उस तरह का परफॉर्मा लेके जाएंगे। यदि आपने कहीं काम किया है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे, या जो कोई और डॉक्यूमेंट जो पूछा जा सके आप साथ लेके जाएंगे। अब सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रहता है, देखिए स्लाइड में मैं दिखा रहा हूं। पहला होता है सब्जेक्ट नॉलेज। इस पे ज्यादा बल दिया जाता है क्योंकि जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है या जो आपसे पूछा जाएगा उसकी पूरी जानकारी है कि नहीं है। उसके बाद आपको डिपार्टमेंटल नॉलेज देखा जाता है। डिपार्टमेंटल नॉलेज का मतलब हो गया कि चूंकि आप लोग बैंक के लिए जा रहे हैं तो बैंकों के बारे में आपकी कितनी जानकारी है। उसके बाद आपकी पर्सनालिटी टेस्ट, चूंकि ये पर्सनालिटी टेस्ट जो थर्ड टेस्ट है वो मैंने पहले ले लिया आपको, जैसे एंट्रेंस आपका कैसा होगा, ग्रीट कैसे करना है, इसके बारे में मैंने थोड़ा ग्लिम्स बता दिया, तो आप उसका ध्यान रख सकते हैं और अकॉर्डिंगली फिर आपकी तैयारियां चलेगी। अब देखिए सब्जेक्ट नॉलेज में आपको क्या पढ़ना है। सब्जेक्ट नॉलेज, आप चूंकि राजभाषा अधिकारी के लिए जा रहे हैं तो आपको राजभाषा ज्ञान पूछा जाएगा। इसमें नियम, अधिनियम आदि की जानकारी पूछी जाती है। उसके बाद हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछा जाता है। कुछ साहित्यकारों पर चर्चा होती है जो मैंने अभी नेहा जी से पूछा, और उसके बाद डिपार्टमेंटल नॉलेज में बैंकों की कार्य प्रणाली से संबंधित प्रश्न रहेंगे, और उसके बाद आपके बारे में जानकारी जो मैंने नेहा से पहले ही पूछ लिया। अब राजभाषा के जो प्रावधान है एक शॉर्टकट में फटाफट बता देता हूं। देखिए इसमें संवैधानिक प्रावधान आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले चूंकि भारत का संविधान बना इसलिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है। संविधान के किस अनुच्छेद में इसका विवरण है,
उसके बाद बना अधिनियम। पहले संविधान बनता है फिर अधिनियम, इस सीक्वेंस में याद रखेंगे तो हो पाएगा। राजभाषा अधिनियम बना है 1963 में। उसके बाद राष्ट्रपति जी का आदेश आया है, थोड़ा आगे पीछे है ये, राष्ट्रपति जी का आदेश 1960 में आया है। फिर 1968 में बना है राजभाषा संकल्प, और फिर अधिनियम जब बनता है तो उसी से नियम बनाए जाते हैं। तो राजभाषा नियम बना 1976 में। अब राजभाषा के विविध प्रावधान है, ये स्लाइड मैं आपको दे दूंगा, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कई चीजें मैंने लिखी हुई हैं। ठीक है, अब जैसे आप लोग अलग अलग किताबों से तो पढ़ ही रहे होंगे, इसके लिए मैं कुछ वेबसाइट रिकमेंड करूंगा आपको, जहां से आपको जानकारी मुफ्त में उपलब्ध हो पाएगी। सबसे पहले मेरा जो ब्लॉग है gali-kucha.blogspot.com, आप देख पा रहे होंगे गली कूचा लिखा हुआ है। आप इसको खोलेंगे तो इसमें नीचे की तरफ जाएंगे तो देखिए लेफ्ट साइड में यहां दिखा रहा है राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी आदेशों का संकलन। इसमें मैंने सबसे पहले एक राजभाषा क्वेश्चन बैंक डाला हुआ है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जनरली वही पूछा जाता है। उसके बाद अगर आपको थोड़ा और पढ़ना है तो राजभाषा कार्यशाला के बारे में है, राजभाषा प्रश्नोत्तरी और इस तरह की चीजों का यहां संकलन मैंने दिया हुआ है, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको भारत सरकार की वेबसाइट है www, नोट कर लीजिए, .rajbhasha.nic.in। इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो देखिए ये मैंने राजभाषा की वेबसाइट खोल रखी है। यहां देखिए नीचे लिखा हुआ है राजभाषा संबंधित प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान, राजभाषा अधिनियम 1963, राष्ट्रपति जी के आदेश, राजभाषा संकल्प और राजभाषा नियम। आप इसमें सभी देखे वाले में जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बाकी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। आप अगर किताब नहीं आपके पास है तो भी ये देखिए पूरा दिखा हुआ है संवैधानिक प्रावधान। अब आप एक एक खोल करके इसमें देख सकते हैं। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान देख लीजिए, यहां क्लिक करेंगे तो भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में है, जैसे यहां लिखा हुआ है भारत के संविधान में राजभाषा संबंधित भाग 17, ये पूरी जानकारी यहां मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, आप यहां से पढ़ लीजिए और बहुत सुंदर ढंग से छोटे में बनाया हुआ है, तो इसका आप फायदा उठाइए। इसके अलावा मेरे जो वीडियोस हैं उनमें भी राजभाषा के ऊपर 6-7 वीडियोस हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई छोटी सी जानकारी जो आपको राजभाषा के वेबसाइट से निकाल लेनी है। क्लियर है? किसी को संदेह इसमें हो तो बताएं मुझे। नेहा जी? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, अब देखिए अमूमन क्या होता है कि जब इंटरव्यू का कॉल लेटर आता है तो हम डरना शुरू करते हैं कि अरे हम पढ़ें तो कहां से पढ़ें। ये जितनी सामग्री मैंने बताई है उसके लिए आपको अलग से पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं, आप वहां से निकाल के पढ़ सकते हैं। अब राजभाषा से संबंधित क्या क्या प्रश्न आ सकता है। सबसे पहले आपको बैंकों में राजभाषा के कार्यान्वयन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना है। जैसे रिजर्व बैंक का भी एक चिट्ठी मैंने उसमें डाला हुआ है। जैसे अगर कोई भी ग्राहक आपको हस्ताक्षर करके हिंदी में हस्ताक्षर करके देता है तो आप उसके पत्र का जवाब कैसे देंगे, किस भाषा में देंगे? नेहा जी? हिंदी में ही देंगे सर, हिंदी में ही देंगे। हस्ताक्षरित पत्र का जवाब हिंदी में ही होता है। ठीक है, और पत्र तो हो गया। अब मान लीजिए आपका कोई कस्टमर है, वो चेकबुक पे आपको हिंदी में लिख करके दे रहा है, तो आप उसको पैसा देंगी कि नहीं देंगी? जरूर देंगे सर, क्योंकि राजभाषा तो हिंदी है ना। ठीक है, एक और प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताइए, आपको राजभाषा अधिकारी के रूप में मैं अपने बैंक में ले रहा हूं, तो आपके काम क्या होंगे हमारे बैंक में? गुड्डी जी से मैं पूछता हूं। हाँ, गुड्डी साहू जी बताएंगी। जी सर। हाँ बताइए। सर अनुवाद का कार्य, हाँ और मतलब जैसे जितने भी अम, पत्राचार होंगे उसका, फिर से जो कैसे पत्राचार होते अनुच्छेद हैं तीन गुड्डी तीन जी? का, गुड्डी, अनुच्छेद 3(3) के में जो 14 दिए ये ये पत्राचार जो होते हैं वो कितने तक, क्या होता है पत्राचार, बैंकों का पत्राचार? बैंकों का पत्राचार। ठीक है, तुषार जी से ये प्रश्न लेता हूं। तुषार जी, जी सर। आपका कार्य क्या होगा हिंदी अधिकारी के रूप में बैंक में? जी सर, मुझे जब
हिंदी अधिकारी के रूप में बैंक में चुना जाएगा तो मेरा मुख्य कार्य होगा कि संविधान में जो राजभाषा हिंदी से संबंधित प्रावधान हैं क्या उन्हें है प्रावधान? जी सर, जैसे हमारे यहाँ अनुच्छेद 343 में बताया गया है कि हिंदी जो है हमारे देश की राजभाषा होगी। हम्म और जैसे इसके बाद हमारे राजभाषा अधिनियम 1963 ठीक है, में दिनेश जो जी से नियम लेता हूँ पाए मैं गए। क्वेश्चन। सेम तुषार जी, दिनेश जी से क्वेश्चन लेता हूँ। दिनेश जी जी सर, बताइए। राजभाषा अधिकारी के तौर पे हम बैंक में हिंदी का कार्यान्वयन देखेंगे और जो संविधान में हिंदी का हमारे कार्यान्वयन क्या देखेंगे आप? हिंदी का कार्यान्वयन क्या है? संविधान की धारा 3(3) के अंतर्गत जो 14 कागजात आते हैं हाँ, उनका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे और उन्हीं कागजात अच्छा, को हम कागजात क्या है? उनका नाम पता है आपको? जी सर। क्या है? सर हम बोले। नहीं नहीं, एक मिनट, एक एक करके आप लोग खाली ध्यान से सुनिए। मैं फिर कमी बताऊंगा कहाँ। एक बार मैं आप लोगों का ओवरऑल ले लूँ, फिर मैं बताऊंगा क्या करना चाहिए। किशोर जी जी से सर। लेते हैं। किशोर जी, 14 कागजात कौन कौन से धारा 3(3) के? गुड्डी स्पीकर ऑफ करिए। किशोर चंद जी नहीं सुन पा रहे हैं। शिवम आप बताएंगे? जी सर। हाँ बताइए, जी सर। बोलिए। सर 14 जो जिस राजभाषा का कार्य बताना है ना सर। हाँ, सर एक बैंकों के मिनट होल्ड अंदर करिएगा, जितने भी एक मिनट होल्ड परिपत्र। करिएगा, एक मिनट, एक मिनट। हेलो जी, नमस्कार। मैं क्लास में हूँ, क्लास के बाद फ़ोन करता हूँ आपको। 10 मिनट और ठीक। चलिए, आप लोगों ने जो जवाब दिया अभी तक, उस जवाब से जो मुझे बताना है, आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा कि आप हिंदी अधिकारी के रूप में जब बैंक में आएंगे तो आपसे क्या अपेक्षित होगा। आपको ये बताना है कि सर, भारत का संविधान ये कहता है कि सरकारी कार्यालयों में, बैंकों में, स्पीकर किसी का ऑन है, ऑफ कर लीजिए, राजभाषा के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी जो है वो कार्यालय प्रमुख की है, आपकी नहीं, हिंदी अधिकारी की नहीं है। पर हिंदी अधिकारी का कार्य क्या है कि वह सहयोग करता है राजभाषा के कार्यान्वयन में। जैसे अभी आपने किसी ने बताया कि हम धारा 3(3) के अंतर्गत जो कागजात जारी होते हैं हम उनका अनुवाद करेंगे। नहीं, आप अनुवाद नहीं करेंगे। आप यह सुनिश्चित करेंगे कि ये जो कागजात हैं वो द्विभाषी रूप में जारी हों, और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता पड़ी तो आप अनुवाद करेंगे। लेकिन जो कार्मिक आपके यहाँ हिंदी जानते हैं, आप प्रयास करेंगे कि वो कार्मिक उसको हिंदी में जारी करें। जब आपसे पूछा जाता है राजभाषा अधिकारी के रूप में आपके कार्य क्या होंगे, तो आपको यह बताना है कि सर, भारत के संविधान के अनुसार राजभाषा कार्यान्वयन के लिए सरकारी कार्यालयों और बैंकों में, चूंकि मैं बैंक में आ रहा हूं या आ रही हूं, तो यहां राजभाषा कार्यान्वयन के लिए जो नीति निर्धारित हैं, जैसे पहला जो निर्धारण किया गया वह यह किया गया है कि पत्राचार का लक्ष्य दिया गया है कि 55% पत्राचार हिंदी में हो। अगर फाइलों में नोटिंग होती है तो 30% कम से कम नोटिंग हिंदी में हो। और क्या है, उसमें जो कर्मचारी हिंदी नहीं जानते हैं उनको हिंदी का, वो कहेंगे कि ठीक है जी, 55% हम कैसे लिख पाएंगे, हमें तो आती ही नहीं हिंदी। तो आपको वहां बताना है कि जो नियम है वह यह कहता है कि हिंदी प्रशिक्षण योजना से इनका प्रशिक्षण दिलवाया जा सकता है, और उस जो प्रशिक्षण लेंगे उनको मानदेय भी मिलता है। तो ये काम मेरा रहेगा कि मैं एज ए राजभाषा अधिकारी आपके बैंक में हिंदी का कार्यान्वयन अधिक से अधिक हो, उसके लिए लोगों का मार्गदर्शन करूं, और जिनको असुविधा है उनको प्रशिक्षण दिलाऊं, ताकि भारत सरकार के संविधान में, ये भारत सरकार के नियम और भारत के संविधान में राजभाषा संबंधित जो प्रावधान है उसका अनुपालन सही ढंग से हो सके। क्लियर है नेहा? नेहा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, जी अरे, सर, आ क्लियर रही है है सर। सर। ठीक है, मैं जो पूछूं तो बीच में हाँ कीजिएगा ताकि मुझे पता चले बात हो रही है। ठीक है, ये हो गया आपका राजभाषा अधिकारी का कार्य। इससे इतर नहीं बोलना है, मैं अनुवाद करूंगा, मैं लोगों को ये करूंगा, नहीं। जो इससे सामने वाले को पता चलेगा कि आपने भारत के संविधान में राजभाषा अधिनियम, नियम जो मैंने भी दिखाया, वो कुछ न कुछ पढ़ा होगा। अब जो पत्राचार का लक्ष्य है, पत्राचार जो है, अब फिर मान लीजिए अगला प्रश्न वो करेंगे कि अच्छा ठीक है,
मान लीजिए आपको तमिलनाडु में चिट्ठी भेजना है और आप को बंगाल में, या ये कह लीजिए कि आपको पंजाब में स्थानांतरित किया गया, वहाँ से आपको तमिलनाडु में लिखना है पत्र। तो पत्र आपका अंग्रेजी में होगा या अंग्रेजी हिंदी में, क्या होना चाहिए? अंग्रेजी में होगा सर, क्योंकि यह ग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अच्छा, तो ये क ख ग क्या है? सर भाषा के आधार पर 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। हाँ। क क्षेत्र में केवल हिंदी भाषी राज्य आते हैं। हम्म। ख क्षेत्र में जिनका ऑफिशियल लैंग्वेज अपना है, लेकिन उसके साथ साथ वो हिंदी का भी उपयोग करते हैं। अच्छा। और ग क्षेत्र में जो हिंदी का उपयोग नहीं करते, केवल इंग्लिश का उपयोग करते राजभाषा के रूप में। अच्छा अच्छा, तो इस लिहाज से आपको क्या लगता है कि चंडीगढ़ किस राज्य में, किस क्षेत्र में आना चाहिए? क ख ग में से? चंडीगढ़ ख क्षेत्र क्यों? में सर। क्यों? उसकी तो राजभाषा अंग्रेजी है, ऑफिशियल लैंग्वेज चंडीगढ़ की अंग्रेजी है। सर सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में वो हिंदी यूज पंजाबी करते हैं, है, इसीलिए। पंजाबी हिंदी का नाम ही नहीं है। तो लेकिन वो सेकंड ख नहीं, क्षेत्र ठीक में है। भौगोलिक इसका ये है कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार इनको बांटा गया है 3 क्षेत्रों में, क ख ग। क जो है दिल्ली के आसपास हिंदी भाषी क्षेत्र, जहाँ हिंदी बोली और समझी जाती है। पश्चिम बंगाल में भी हिंदी बोली समझी जाती है, पश्चिम बंगाल ग क्षेत्र में आता है। ख क्षेत्र में क्या है कि ऐसे राज्य जहाँ हिंदी बोली समझी तो जाती है, लेकिन मूल रूप से हिंदी से इतर कोई भाषा हो, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, आपका पंजाब हो गया, ये ख में आ जाते हैं। ग क्षेत्र में जो बाकी हो गए। अब जम्मू कश्मीर नया नया राज्य बना है, जम्मू और कश्मीर को अलग अलग किया गया, यहाँ की राजभाषा क्या है? ये जरूर प्रश्न रहेगा। राजभाषा सर उर्दू नहीं है सर इसमें? उर्दू भी है, लेकिन अभी नहीं उर्दू 5 भाषाओं को दर्जा दिया गया है सर यस, अभी। दिनेश जी सही बोल रहे हैं, 5 भाषाओं का अभी हाल ही में 2020 में ही राजभाषा में बदलाव किया गया और जम्मू कश्मीर को ग क्षेत्र में रखा गया संभवतया। वो आप जरूर देख लीजिएगा, चाहे जहां से मिले, ठीक है। वहाँ 5 भाषाओं को, डोंगरी को भी रखा गया, हिंदी को भी रखा गया, उर्दू को भी रखा गया, और एक आध भाषाएं हैं, वो जरूर देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम आते हैं धारा 3(3). ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ राजभाषा के वेबसाइट पे है और मेरे ब्लॉग पे भी रखा हुआ है, तो आप वहां से निकाल सकते हैं। धारा 3(3) आप कैसे याद रखेंगे? बहुत आसान तरीका है। जब कोई नौकरी में जाता है तो उसको एक ऑर्डर दिया जाता है, अधिसूचना जारी होती है, नोटिफिकेशन नौकरी के परीक्षा के लिए, वहां से आपका शुरू होता है और पार्लियामेंट के प्रश्न मंच पर जाकर के वो समाप्त होता है। वो आप रट लीजिएगा। इसके बाद अगर थोड़ा सा आपको ज्ञान है, जैसे नेहा को है और दिनेश जी को है, मुझे लगता है, और बाकी आप सबको भी है, थोड़ी सी बारीक अगर आपको जानकारी है, तो वो लोग आपसे संसदीय राजभाषा उसके बारे में भी पूछेंगे, समिति के बारे में। बैंकिंग की संसदीय राजभाषा समिति कौन सी है? कौन बताएगा आप में से? सर नगर कार्यान्वयन समिति। नहीं, वो शायद। दूसरी है। संसदीय राजभाषा समिति के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, एक वीडियो है मेरा फुल उसका, ठीक है। अच्छा, ये जैसे दिनेश जी ने बताया, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति क्या होता है? हर नगर में एक समिति होती है, बैंक की अलग, सरकारी कार्यालय की अलग, और उपक्रमों की अलग होती है। तो ये जो समितियां होती हैं, इनका काम क्या है कि उस नगर में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, चाहे बैंक के हों तो बैंक का अलग है, और केंद्र सरकार के यहाँ अलग है, पीएसयूज अर्थात उपक्रम का अलग है, तो उसके कार्यालय प्रमुख उस बैठक में जाते हैं। साल में 2 बार इनकी बैठक होनी चाहिए, और इसमें जो काम हो रहा है वहाँ हिंदी के कार्यान्वयन के प्रति उसकी समीक्षा होती है और फिर सलाह मशवरे भी दिए जाते हैं, ठीक है। ये उसी से कार्यान्वयन से संबंधित है। तो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर से मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रपति जी का आदेश, राजभाषा संकल्प, राजभाषा नियम, राजभाषा अधिनियम, ये 4 हो गया। संवैधानिक प्रावधान 5 हो गए। ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है धारा 3(3) पढ़ना है। धारा 3(3) के बाद आपको ये पढ़ना है कि अगर हिंदी में कोई आपको पत्र देता है तो आप उसका जवाब हिंदी में देंगे। ये कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? कौन बताएगा? बोलिए, कोई एक बोलिए आप में से। सर हाँ, राजभाषा नियम 5 में है सर। नियम 5 में है या 10(5) है? सर नियम 5 में। नियम 5 में है, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए आपके कार्यालय में कोई हिंदी में अभ्यावेदन देता है,
तो आप क्या उससे उसका अनुवाद मांग सकते हैं? नहीं जी नहीं सर। सर, अगर वो तकनीकी होगा तो ही मांग सकते हैं। नहीं नहीं, अभ्यावेदन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन। आवेदन सर किसी भी भाषा में दिया जा सकता है, हिंदी या इंग्लिश में, उससे उसका अनुवाद नहीं मांगा जाएगा। नहीं, हिंदी में अगर आप देते हैं तो उसका अनुवाद आपसे नहीं मांग सकते। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो उसका ध्यान जी सर। रखेंगे। तो आपको इसमें सबसे पहले आपको करना है कि आपका जो राजभाषा नियम अधिनियम है, इसके ऊपर मैंने लगभग 100-150 प्रश्न किया हुआ है, उसमें दिया हुआ है। तो आप लोग उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा एक बार, मेरे ब्लॉग से निकाल लीजिएगा। इसके बाद राजभाषा के बाद फिर हिंदी साहित्य में आते हैं। हिंदी साहित्य में चूंकि बैंक के अधिकारी होंगे, तो हिंदी साहित्य से विशेष न पूछ करके कुछ गिने चुने 10-12 साहित्यकारों के बारे में पूछते हैं लोग। प्रेमचंद, प्रसाद जी के बारे में, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, ऐसे कुछ गिने चुने 8-10 साहित्यकारों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, जो प्रोमिनेंट हो, जिनके बारे में सब जानते हो। उनका काल क्या रहा है, वो किस प्रकार की रचनाएं लिखते हैं। और इसके बाद जैसे ये सब आपने दे दिया, तो फिर वो आपके अचीवमेंट्स के बारे में पूछते हैं कि आपने लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट किया है। कोई बताएगा आप में से? कोई एक बताइए। निक्की जी, आप तो फेस करके आए हैं। निक्की जी जी सर। बताइए जी। आप। सर मैंने स्कूल और कॉलेज की टीम से सर राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया था सर। ये मेरा अचीवमेंट है सर। चलिए, बहुत सुंदर। और कोई बताएंगे? देखिए, जो अचीवमेंट आप बताते हैं उसको खुल के बताइए, क्योंकि वहाँ अचीवमेंट पे भी आपका असेसमेंट किया जाता है। वहाँ देखिए साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एक बैंक के अधिकारी होंगे और एक स्पेशलिस्ट। जैसे आप राजभाषा के तो राजभाषा के होंगे, तो साइकोलॉजिस्ट खाली चुपचाप आपका मुंह देखते रहेंगे और बाकी लोग आपसे प्रश्न पूछते रहेंगे। तो आपको विशेष रूप से राजभाषा नियम और अधिनियम पे ध्यान देना है। उसके बाद इधर उधर की बातें होंगी, और बहुत इंटरेस्टिंग अगर चला तो आपका 40 मिनट तक चलेगा, नहीं तो 15 से 20 मिनट में आपका साक्षात्कार खत्म हो जाता है। अब इसके बाद एक और चीज आपको जानना होगा बैंकों के बारे में। जैसे SLR क्या होता है, कुछ पता है आपको? मनोज बाबू, मिस्टर मनोज। नेहा आप? सर मैं बताऊं, हाँ बोलिए। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये एक अमाउंट होता है जो प्रत्येक हाँ, बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। अच्छा, कितना है निर्धारित? ये कौन निर्धारित करता है? ये आरबीआई। RBI। और SLR हो गया। PLR क्या होता है? पीएलआर नहीं पता सर। ठीक है। ये रिजर्व बैंक का जब आप वेबसाइट खोलेंगे ना, तो रिजर्व बैंक के वेबसाइट में ऊपर ही आज का डॉलर का रेट वो पढ़ लीजिएगा जिस दिन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। SLR, PLR, फिर लोन बैंक क्या दे सकती है। सर प्राइम लेंडिंग रेट। प्राइम लेंडिंग रेट क्या है? इसमें सर देखिए दो चीज होती है। एक मिनिमम दर रहती है हाँ, जिसपे बैंक के लोन देती हैं। इसमें दो चीजें होती है। जैसे क्या होता है, एक होता है कि बैंक रिजर्व बैंक के पास पैसा रखता है, उसका रिजर्व बैंक उनको कुछ इंटरेस्ट देती है, और जरूरत पड़ने पर बैंक रिजर्व बैंक से कुछ उधार लेता है, उसका एक इंटरेस्ट होता है। ये SLR PLR के अंतर्गत आता है। फिर रेट फ्लक्चुएशन के बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिए। बैंकिंग का जो कुछ है वो आप किसी भी बैंक की साइट खोलेंगे तो उसमें मिल जाएगा। बैंकिंग में क्या क्या योजनाएं हैं। लिक्विडेशन एक्ट एक आया है, पता होगा आपको, दिवालिया कानून। कुछ है जानकारी उसकी? बताइए, किसे पूछें? एक बार उसको देख लीजिएगा। ये सारी जानकारी आपको रिजर्व बैंक के वेबसाइट पर मिल जाएगा। हाँ बोलिए। बैंक्रप्सी कोड वही है क्या? लिक्विडेशन हाँ, लिक्विडेशन बैंक्रप्सी एक्ट? कोड जो आया है वही है। जी तो जी एक बार आप लोग इस पर भी पढ़ लीजिएगा। आपको पढ़ना क्या है, बैंकिंग के बारे में आप रिजर्व बैंक की साइट से सारी जानकारी ले सकते हैं, पेज 1 में ही रहता है। बैंकिंग के क्षेत्र में कुछ बैंकों के विलय हुए हैं, आज साल भर के अंदर कुछ बैंकों के विलय हुए हैं। क्यों विलय हुए हैं, कुछ जानकारी है आपको? सर लगातार बढ़ते NPA और बैड लोन के दबाव। सर हाँ बोलिए शरण जी। सर बेसल नॉर्म्स के लिए जो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हम्म फंड्स अवेलेबल कराने के लिए उनका मर्जर किया गया है।
हाँ, एक चीज़ और देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप लोग बात करेंगे, मान लीजिए बैंक करप्सी या फिर एनपीए के बारे में बात हो, तो कभी भी आप किसी की बुराई नहीं करेंगे। पॉलिटिकल बात तो एकदम नहीं करनी है, फला गवर्नमेंट ने उसको लोन दे दिया, उसको लोन दे दिया, नहीं। एनपीए का मतलब ये है कि लोगों ने किसी कारण से, बैंक ने लोन दिया, उसकी रिकवरी नहीं हो पाई, और जो पैसा रिकवरी नहीं हो पाता वो एनपीए में चला जाता है। इसके कारण बैंकों पे बर्डन अधिक हो गया, और उनके फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबलाइज करने के लिए रिजर्व बैंक ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो चार जो कमजोर बैंक हो गए थे उनको एक बड़े बैंक के साथ जोड़ दिया। बस इतना बोलना है। आपके इंटरव्यू में कहीं भी पॉलिटिकल बात नहीं आनी चाहिए। इंटरव्यूअर कहीं ना कहीं आपको छेड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि क्यों बैंकरप्ट हो गए, किसको कर्ज दिया था, आपको एकदम डिप्लोमेटिकली उसमें से निकल आना है कि सर इट इज एज ए होल। ठीक है, क्लियर है? जी सर, अगर वो हमसे पूछते हैं कि आप बैंक में क्यों आना चाहते हैं और हाँ, ये बैंक प्रश्न पूछ प्राइवेट सकते हो हैं। रहे हैं, हाँ, जैसे बैंक प्राइवेट हो रहे हैं फिर भी आप क्यों आना चाहते हैं? बिल्कुल सही। तो क्या जवाब होगा आपके पास? कि सर जब मैंने फॉर्म भरा उस टाइम ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं था, नहीं, और वो सब नहीं बोलना है। बोलना है सर प्राइवेट हो जाएगा तो क्या आप नौकरी से निकाल देंगे? तो उसमें सर अब तो ये क्लोज होता है कि सरकार आपको 1 या 2 साल की गारंटी कहाँ देती है, क्लॉज जो देखा है आपने? कहीं नहीं क्लॉज। वो क्लॉज में मत पढ़िए। आपको ये बोलना है कि सर मुझे जहाँ तक पता है बैंक अगर प्राइवेट हो भी जाती है तो कम से कम एम्प्लॉयज़ को तो बैंक नहीं निकालेगी। ये प्रश्न हो सकता है। एम्प्लॉयज़ को निकालने का प्रावधान नहीं है। हाँ, ये होता है कि आप जैसे राजभाषा के लिए काम करते हैं, प्राइवेटाइज होने के बाद हिंदी का काम नहीं रहेगा, तो बैंक वाले तो और भी काम कराते हैं ना आप लोगों से। कैश में बैठ जाओ, रजिस्ट्री जी में सर। बैठ जाओ, तो बोलिए फिर मेरे लायक जो काम होगा बैंक देगी, अगर बैंक को लगता है तो। प्राइवेटाइज होने का मतलब है कि नियम है कि आपको निकाला नहीं जाएगा। तो आपको यही बोलना है कि सर प्राइवेटाइज हो भी जाएगी तो क्या आप मुझे निकाल देंगे? उस समय आप इंटरव्यूअर से ये प्रश्न पूछ सकते हैं। सर ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ सकते हैं क्या? 100% कि सर आप निकाल सकते हैं या निकाल देंगे क्या? जी जी। सर डेफिनेटली कैन। हाँ, प्राइवेटाइजेशन से बेटर डिसइन्वेस्टमेंट है ना सर वर्ड वो, क्या है? कि गवर्नमेंट प्राइवेट नहीं कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। डिसइन्वेस्टमेंट एक्चुअली देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? बैंकों किसी भी कंपनी का, जैसे मान लीजिए मेरी अपनी कोई कंपनी है, मान लीजिए पेन बनाता हूँ मैं, पेन की कंपनी है, तो इसका पूरा मालिकाना मेरे पास है। किसी कारणवश मुझे बिजनेस बढ़ाना है तो मैं मनोज को बोलूँ, गुड़िया को बोलूँ, नेहा को बोलूँ कि ठीक है आप लोग भी इन्वेस्ट करो। तो मान लीजिए पूरी मेरी प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की है, तो उसमें 55% तक अगर मैं उसका शेयर रखता हूं और 45% मार्केट से लेता हूं तो उसमें मेरी मिल्कियत है। और मैं उससे अधिक जब शेयर बेच देता हूं, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं ठीक है मैं अपना हिस्सा धीरे धीरे खत्म कर दूंगा, मैं 20% का ही मालिक रहूंगा, तब ये गवर्नमेंट के हाथ से ये प्राइवेट एंटिटी में चली जाती है। ये रूल है। और नियम ये कहता है कि जब कोई भी प्राइवेटाइजेशन होता है किसी कंपनी का, तो उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे पूछा जाता है। हाँ, जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ हैं उनको भले कहा जाएगा कि भाई आप वीआर ले लो या कहीं और चले जाओ, लेकिन फट से आपको नहीं निकाला जाएगा। तो आप पूछ सकते हैं कि सर मुझे निकालने की भी जिम्मेदारी होगी क्या आपकी? ठीक है। सर हाँ अगर वो पूछते हैं कि प्राइवेटाइजेशन आपके नज़र में सही है या गलत है तो क्या बताना हाँ, है? तो आप बताइए आपको क्या लगता है? सर उस समय तो मुझे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जरूर करनी चाहिए। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद, क्योंकि उसके बाद मुझे नहीं पता ना सर कि वो लाभ में जाएगा या घाटे में देखिए जाएगा। बैंकों की जो स्थिति है, हर बैंक सरकार का नियंत्रण बैंकों पर रिजर्व बैंक के माध्यम से है। तो आपको कहना है वन वे प्राइवेटाइजेशन अच्छा है, क्यों? क्योंकि वहाँ कंपटीशन बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना। मान लीजिए मुझे पेन बेचना है, अगर ये सरकारी कर्मचारी हो करके मैं पेन बेचवाऊं तो न भी बेचूं तो क्या जाता है, मेरा तनख्वाह तो घर आएगी। लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो आपका उसमें तो लाभ बढ़ेगा ना। आप सामान बेचने के लिए आप 4 दरवाजे और जाएंगे, 4 प्रोडक्ट और लाएंगे, तो आप कह सकते हैं कि वन वे बेनिफिशियल भी हो सकता है। सर और हम ऐसे पूछ हाँ, सकते हैं क्या कि जैसे
हम कोई एक्सपर्ट या इकोनॉमिस्ट तो है नहीं सर। एज ए कैंडिडेट मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि अभी सरकार ने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं है। नहीं सरकार नहीं, ने इसका सिर्फ ये देखिए, बोला। आपसे आपसे प्राइवेटाइजेशन के बारे में पूछा जाता है ना, तो आप प्राइवेटाइजेशन अच्छा या बुरा अपना तो मत दे ही सकते हैं। ओके सर। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है? जो भी बैंक है या जो चीज़ें हैं, आप देखिए उनके शेयर मार्केट में है। आपको अभी स्टेट बैंक के शेयर खरीदने हैं, आप 2 लाख शेयर खरीद लीजिए। जिस कंपनी का शेयर मार्केट में, वो तो सेमी प्राइवेट तो है ही, मतलब पब्लिक के पास है उसकी मिल्कियत, थोड़ी बहुत सरकार के पास कंट्रोल में है। तो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो और प्रोडक्ट बेचेंगे ना। आप दे सर सकते हम हैं कुछ उदाहरण। जैसे हाँ बोलिए। वो बैंक के एम्प्लॉय हैं, तो वो हाँ, तो प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध हैं। अपोजिट में। हाँ, तो सर हम उसके अच्छा बोलेंगे तो उसके बारे में तो हमें ही थोड़ा नुकसान आप हो दोनों सकता बोलिए ना सर, कुछ नुकसान भी है इसमें। है। ठीक है सर। लाभ बताया, बोलिए सर कुछ तो नुकसान भी है। जैसे मान लीजिए प्राइवेटाइज हो गया तो हम राजभाषा वाले कहाँ जाएंगे, ये तो है। है ना। तो यहाँ ये नुकसान होगा कि कुछ ऐसे कैडर हैं जो संवैधानिक पद हैं, उनके लिए दिक्कतें आ सकती हैं। और जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो क्या होगा कि जो मालिक बनेगा वो तो कोशिश करेगा एक आदमी से 6 आदमी का काम ले, तो 5 आदमी को निकाला भी जा सकता है। ये खतरा रह सकता है, ये आप बता सकते हैं। तो दोनों बताना है, लाभ और नुकसान का। ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने जितना बताया और जो जो मैंने लिंक बताया, अगर वहाँ से आप सामग्री ले लेते हैं तो आपको अधिक मेहनत नहीं करना होगा। मेरे ब्लॉग पे मैंने लगभग 150-200 उसका प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप दिया है, वो आप पढ़ लीजिए, डेली यूज़ की है। उसके बाद रिजर्व बैंक का एक 40 पेज का गाइडलाइन है, आप उसको पढ़ लीजिए, और बाकी राजभाषा के वेबसाइट से आप पढ़ लीजिए। इसके बाद पर्सनालिटी। हाँ सर बोलिए एक प्रश्न था, हाँ बोलिए। जैसे अचीवमेंट के बारे में आप बताएं, हाँ, तो अगर किसी का कोई अचीवमेंट नहीं है तो क्या कुछ ना कुछ बताएंगे? तो, अरे बाबा कुछ ना कुछ तो होगा ही। मैं लोगों को अच्छे से समझा सकती हूँ किसी बात को। मेरे छोटे भाई बहन हैं, मैं उनको पढ़ाती हूँ और चीज़ें उनको बहुत अच्छे से समझ में आती है। आई एम ए गुड मोटिवेटर, दिस इज माई अचीवमेंट। आई एम ए गुड कुक, ये मेरा अचीवमेंट है। आई एम ए गुड पेंटर, ये मेरा अचीवमेंट है। जो मेरी अच्छाइयाँ हैं, बहुत अच्छाइयाँ हैं। क्लियर है? सर मेरा एक जी क्वेश्चन सर। था। हाँ बोलिए तुषार जी। जी सर, जैसे मैंने अभी जापानीज में अपना कोर्स किया हुआ है, हाँ तो मेरे पास जैसे 3 अभी हैं सर्टिफिकेट्स हैं उसके, क्या मैं वो भी ले जा सकता हूँ अपने हाँ, ले जा सकते डॉक्यूमेंट्स हैं, आप के बता साथ? सकते हैं। अगर आपको जो बैंक मिला, जी बैंक ऑफ बड़ौदा जापान में भी है, या कुछ ऐसे जी बैंक हैं, तो उनको तो लाभ जी। मिलेगा ना। आप द्विभाषीय के रूप में वहाँ जा सकते हैं। ओके। तो सर मतलब ऐसा भी, वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो जब पूछें तो ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि आप जापानीज है आपके पास, फिर आप हिंदी में क्यों आना चाहते हैं? बोलिए सर, भाषा सीखने की तो कोई उम्र या सीमा नहीं है। हम्म। हाँ, मैं जापानीज जानता हूँ। अगर आपके बैंक की शाखा जापान में हो तो जी ये तो लाभ है कि आप मुझे वहाँ भेज सकते हैं। अन्य कर्मचारियों के बजाय मैं वहाँ लोगों से कम्युनिकेट ठीक से कर पाऊंगा, और जी सर। उससे बैंक की यूटिलिटी बढ़ेगी। जी ठीक है। ठीक है सर। और कुछ, किसी का और प्रश्न हो? सर मेरा एक मैंने क्वेश्चन था। हाँ, एक एक करके। निकी बोलिए। हाँ सर, मैं मतलब जैसे अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में हाँ, गैप हो बीच में, तो सर उसे कैसे बताना चाहिए? क्यों गैप हुआ बता दीजिए। जैसे मान लीजिए, चूंकि मेरे साथ क्या था, मैंने ग्रेजुएशन के बाद एमए के लिए फॉर्म भरा, उस समय कारगिल वॉर हो गया, फिर इस तरह का हुआ। तो आपका भी कुछ रहा होगा। या फिर मान लीजिए, अगर आप, भगवान ना करे, अगर आप असफल हो जाते हैं तो बोल दीजिए सर 1 साल मैंने पढ़ाई नहीं की, असफल हो गया। अपनी गलतियां स्वीकार कर लीजिए, बहाना करने की बजाय स्ट्रेट फॉरवर्ड, सर आई कुड नॉट पास, इसलिए फेल हो गया, अगले साल फिर मैंने दिया। ठीक है, उसमें संकोच करने की जरूरत नहीं है। सर जैसे मैंने सर मैं पिछले 2 सालों से इसका इंटरव्यू दे रहा हूँ आईबीपीएस का, तो मैं बता सकता हूँ वो? चर्चा जब तक न पूछा जाए ना करें। सर बस मैं तैयारी कर। जब तक पूछा ना अच्छा। जाए, अगर पूछा जाए आपने कितनी बार दिया, तब बता दीजिए सर 2 बार दिया, 3 बार दिया। किसी कारणवश हो सकता है सफल ना हो पाऊं, ये आप बेटर समझ सकते हैं। आप बोलिए, इस बार मैं फुल प्रिपेयर्ड हूं, अच्छी तरह से अपनी कमी हटा करके आया हूं। ठीक है। दिनेश जी, आपका क्या प्रश्न था?
ठीक है सर। सर जैसे मैंने 1 साल भारतीय सेना में सेवा की है, तो मैं इसको इंक्लूड करूँ, ये मेरे कर सकते हैं पॉजिटिव में जाएगा, ये 100%। नेगेटिव? किस में, आर्मी में थे, किस में थे? आर्मी में तो आर्मी में किस रैंक पे थे? सर सोल्जर। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अभी कहीं जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, अभी नहीं। हाँ तो बोल सकते हैं सर 1 साल के लिए गया था, लेकिन अगर पूछा जाए कहीं तो ये बता सकते हैं, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मुझे वहां से आना पड़ा, त्यागपत्र देना पड़ा। सर हाँ शिवम जी बोलिए। सर मेरा प्रश्न ये था, जैसे कि अब हम राजभाषा अधिनियम 1963 पढ़ते हैं, हाँ उसकी धारा 6 व 7 हम पढ़ते हैं कि जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती, हाँ, लेकिन अब नया जब संशोधन आ गया है, अब वो संशोधन आप जी पढ़ सर, लीजिए, वो संशोधन आप पढ़ लीजिएगा। सर वो कहीं से मिला नहीं है, आपको गली कूचा पे मिल जाएगा वो, नहीं, वो राजभाषा के वेबसाइट क्योंकि पे आपको मिल जाएगा। सर मैंने राजभा जी सर, जो आपने प्रावधान बताए थे उनमें अभी संशोधन नहीं हुआ है, जो पहले जैसी था हाँ, कि धारा 6-7 जम्मू कश्मीर पे उसमें क्या लागू होता नहीं है, होगी, साथ में क्या वो होता चीज है, अभी भी वहीं सुनिए, पे ही दिखा रहा है, उसमें कोई मतलब नहीं। साथ में क्या है कि वो न्यायालय की जो भाषा है, वहाँ कोर्ट की भाषा उर्दू चलती है, ठीक है, और 6 में क्या है, वहाँ की राजभाषा है। तो अब तो राजभाषा में बदलाव हुआ है, धीरे धीरे इसमें भी बदलाव आएगा, तो उसमें लागू नहीं, उस पर संशोधन का कार्य सरकार कर रही है। अभी इसकी अधिसूचना नहीं आई है, आप ये बता सकते हैं, ठीक है। और कोई प्रश्न आप लोगों का, किसी का? जी सर। सर हाँ बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैं 2014 से सेंट्रल हाँ बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर हूँ सर। हाँ हाँ तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आप पहले से असिस्टेंट मैनेजर पद पर हैं, तो फिर हाँ राजभाषा हम क्यों आना चाहते हैं? हाँ, ये पूछा जा सकता है आपसे, तो क्या जवाब होगा आपके पास? सर मेरी प्रारंभिक पोस्टिंग जो हुई थी महाराष्ट्र में हुई थी, हाँ तो उसके वहाँ पे मुझे जो सेवा देने के लिए हिंदी का मैंने एक ही माध्यम था जिसके हिंदी माध्यम से मैं सेवा अपनी बैंकिंग दे सकता था। हाँ हाँ, मैं वहां से प्रेरित हुआ हम्म एवं मेरी जो स्नातक एवं स्नातकोत्तर है वो हिंदी साहित्य से हुई है। तो मुझे लगा कि मैं अब बैंकिंग क्षेत्र में राजभाषा के लिए और अधिक कार्य अच्छा कर सकता हूँ बिल्कुल। व्यापक रूप आप, से। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि चूंकि सर मेरा जनरल बैंकिंग का अनुभव है, और उस जनरल बैंकिंग के अनुभव से मैं अगर राजभाषा कैडर में आता हूँ, तो मेरे पास दो दो अनुभव होगा, और मेरे दो दो चीज़ों को यूटिलाइज कर सकती है बैंक। जी 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 मतलब बैंक मेरी प्रतिभा का जितना दोहन कर सके दोनों क्षेत्रों में। जी जी। ठीक है, अच्छा सर वो एक बोल क्वेश्चन सकते हैं। और, हाँ मेरा है ना जीआईबी सर्टिफिकेट है, लेकिन मैंने हाँ, उसको दिखाया नहीं था, तो नहीं किया था सर। नहीं किए थे, छोड़ दीजिए। अगर कर, जीआईवी क्या है? सर ये बैंकिंग सर्टिफिकेट रहता है जो बैंक एम्प्लॉयज रहते हैं या फाइनेंशियल अच्छा, इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉयज, ओनली हाँ, वो ही अप्लाई कर सकते हैं। उसमें तो बैंक के इंटरनल इंक्रीमेंट मिलते हैं उसमें। अच्छा, तो आप बता सकते हैं, इंटरव्यू के दौरान बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ले जा सकते हैं, क्योंकि जी इंटरनल मैटर हाँ है ना। तो आप बता सकते हैं कि जी आई एम दिस क्वालिफाइड सर, ये भी मेरे पास है, तो कुछ पॉजिटिव जी पॉइंट्स बनेगा आपका। जी। ठीक सर है। एक हाँ क्वेश्चन और है मेरा बस, हाँ कि सर मेरा है ना 2013 में ग्रेजुएशन हुआ है और हाँ 2020 में मैंने पीजी किया है, तो सर हाँ, वो इतना गैप आ रहा है उसमें। कुछ कारण रहा होगा ना, आप नौकरी में सर रहे जॉब होंगे। लगने के बाद मैं कर नहीं पाया। हाँ बस खत्म बात। मैं तो अपना उदाहरण खुद ही देता हूँ। मुझसे पूछा जी गया था कि ये बताइए, आपका ग्रेजुएशन मैंने किया, 12 पास किया मैंने 91 में, ग्रेजुएशन किया 96 में, उसके बाद 2003 में एमए किया, तो काफ़ी गैप है। तो मेरे पास कारण है, जॉब में था, समय नहीं मिला, जब भरा तो देश पे जी आतंक आ गया। तो इस तरह की बातें आप बोल जी सकते हैं, जो परिस्थिति है। बी फ्रैंक, जी आपको उसमें संकोच नहीं करना है, कि झूठ भी नहीं बोलना है, सर ये रीज़न था मैं नहीं कर पाया। बहुत लोग ऐसे हैं जो छोड़ छोड़ के पड़े हैं। ठीक है, जी सर। चलिए, और किसी का कोई थैंक यू। प्रश्न? नेहा, नेहा, सर नहीं सर। गुड़िया, हाँ बोलिए नहीं गुड्डी। सर। सर बोल रहे हैं जो अभी हम बीएड कर रहे हैं तो इसको हाँ, बता सकते हैं? देखिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा छेड़छाड़ हो जाएगी, जितना है उतने में काम चला लीजिए। हाँ सर, तो ज़्यादा क्वेश्चन भी होगा उसके ऊपर। क्वेश्चन वगैरह बाद की बात है, समय वेस्ट होगा। बीएड कंप्लीट हो तब अलग बात है, फिर वो क्रॉस क्वेश्चन होने लगेगा, ठीक है बीएड जी किया सर। तो मास्टरी में जाओ, यहाँ क्यों? तो वो फंसने वाली बात रहेगी। अपने तरफ से लूप होल्स कम देना है। सर हम जी पीजीटीटी सर। बता सकते हैं नहीं? 100% बता सकते हैं, क्योंकि ये तो आपका राजभाषा से रिलेटेड रहेगा ना, कि जी सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन भी किया हुआ है, तो वो लाभ देगा कहीं ना कहीं। जी सर, मेरा चल रहा है अभी, जैसे मार्च में होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप बता दीजिए, ठीक है। ठीक है सर। तो मुझे लगता है जो जानकारी मैंने दिया,
और चूंकि ज़्यादा लंबा एक ही चीज़ पे बताऊं तो बोरियत लगेगी। आप लोग इसके ऊपर मेरे YouTube में जा करके वहाँ राजभाषा करके एक प्लेलिस्ट है, 5-5 10-10 मिनट का 6-7 वीडियो है, आप देख लीजिएगा। अमूमन सारा प्रश्न उसके आसपास रहता है। और बाद बाकी अगर आप लोगों की इच्छा होगी, समय मिलेगा तो एक सेशन हम बाद में एक सिंगल इंटरव्यू, जैसे आज मैंने नेहा के साथ दिखाया कि नेहा ऐसे ऐसे होगा, वैसे मैं आप लोगों के साथ किसी एक को चुन करके और फुल ड्रेस रिहर्सल 1 घंटे का करूंगा। बाकी आप लोग देख सकते हैं उसको, ठीक है। और आपके अंदर जो कमी होगी आप उसको सुधार सकते हैं, क्योंकि एक साथ स्क्रीन पे तो 7-8 लोगों को देख नहीं पाऊंगा मैं। ठीक रहेगा? जी सर।